हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ ये क्लास, इसका संबंध किससे है, क्या हम पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रीलिम्स के लिए जो नया सिलेबस आया हुआ है, तो उसमें जो जियोग्राफी दी हुई है, इंडियन जियोग्राफी सिलेबस में आपको दिखा देता हूँ। जीएस जो है उसका यूनिट नंबर 3 भारत के भूगोल के संबंध में इतने सारे टॉपिक हैं। ये स्टार्ट किया हुआ है, एकदम नई क्लास है। ये क्लास ऑफलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन के लिए कोई फीस चार्ज नहीं की जा रही है, कोई भी आकर के इसको अटेंड कर सकता है। सुबह 11 बजे का ये टाइम रहता है और कोशिश करते हैं कि इस क्लास को हम लाइव स्ट्रीम भी कर पाए, तो वे लोग जो नहीं आ सकते हैं क्लास में किसी कारण से, वो भी देख पाए। और बेनिफिट ये हो जाता है, ऑडियो में चेक कर रहा था, बेनिफिट ये हो जाता है ऑनलाइन का कि कभी भी देख सकते हो, रिकॉर्डेड है। ठीक है, चल। तो कल मैंने जनरल सी आपको जानकारी दी थी, सामान्य सी भारत के संदर्भ में। अब स्टार्ट कर देते हैं जो सिस्टमैटिक चीजें हैं उसके संदर्भ में। यानी यहाँ पर देखोगे पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार, नदियाँ, ये सब चीजें दी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिलेबस के अंतर्गत हमें भारत में जो पर्वत श्रेणियाँ, जो पहाड़ियाँ हैं, उन सबको पढ़ना है। यानी यहाँ पर हिमालय जो है ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हिमालय का जो वर्गीकरण है वो भी देखना है, पूर्वांचल की पहाड़ियों को भी देखना है। ऐसे ही हिमालय के अतिरिक्त जो रेस्ट ऑफ द इंडिया में जो हिल्स आती हैं या सीरीज आती हैं, उन सबको हमें देखना पड़ेगा। तो आज जो हम फोकस करेंगे वो पूरा पूरा फोकस करेंगे हिमालय। ठीक है, आप पेपर पेन ले लीजिए, जिससे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको मिलते हैं तो उनके नोट्स भी बना सकते हो। तो भारत में जो भू आकृतिक प्रदेश की अगर हम बात करें, भारत की जो संरचना देखने को मिलती है वो कुछ इस तरीके की है कि आप देखोगे कि ये जो भारत नॉर्थ हो गया, और इधर क्या रहता है, साउथ, इधर आएगा पूर्व, ईस्ट, और इधर आ जाता है पश्चिम। तो उत्तरी सीमा जो है यहाँ पर पूरी एक पर्वत श्रृंखला है, यानी जम्मू कश्मीर से शुरू होकर के ये अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है ना। उसे अब हिमालय के नाम से उसके अलग अलग वर्गीकरण हो जाते हैं। हिमालय से भी जो पुरानी संरचना है उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। और फिर अब नीचे की ओर चलते हैं तो ये त्रिभुजाकार जो तीन ओर से पानी से घिरी हुई संरचना रहती है, उसे क्या कहा जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। ये वाला हिस्सा जो है पश्चिमी घाट कहलाता है, ये पूर्वी घाट कहलाता है। ऐसे भारत में अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर जो है बने हुए हैं। तो भारत में जियोग्राफिकली अगर हम इसको देखें तो पूरे एरिया का लगभग 11% भाग जो है वो पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे हुए, माउंटेन रेंज जिसे कहते हैं। और उसके बाद 18% जो होती है वो पहाड़ियां होती है। सीरीज और पहाड़ियां दोनों में विविधता पाई जाती है, अलग अलग चीजें रहती है। सीरीज का मतलब है कई किलोमीटर में सतत रूप से विस्तृत होती है। 28% जो भाग है वो हमारा प्लेट्यू वाला सिस्टम है। प्लेट्यू यानी ये एक टेबल लैंड कहते हैं, यानी जो ऊपर का टॉप है वो समतल मैदान की तरह होता है, लेकिन इसके किनारे जो हैं वो ढाल होगा, कम से कम एक तरफ तो ढाल होगा ही। और 43% जो एरिया है वो कैसा है, वो हमारे यहाँ पर मैदानी हिस्सा देखने को मिलता है। अब भारत को डिवाइड किया है जियोग्राफर ने कि भारत को कितने भागों में बांटेंगे, तो सुविधा के हिसाब से उन्होंने इसको 4 भागों में बांटा हुआ है। वो 4 कौन कौन से भाग हैं, कुछ जगहों पर आप इसे 5 में भी लिख सकते हो। इसको लेकर कोई कॉन्क्रीट ऐसा प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं कि बताओ भारत को कितने भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है। ये तो अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से इनका वर्गीकरण किया। एक आ गया उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, यानी नॉर्थ का माउंटेनियस जोन आ जाएगा। उसके बाद दक्षिण का ये पठार आ जाता है, प्लेट्यू। और दोनों के बीच में जो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया जो मैदान आता है, तीसरा रीजन ये हो गया। और चौथे रीजन में वो क्या रख लेते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप जो हो गया, वो वाला हिस्सा आ जाता है।
अब दूसरी कोई किताब पढ़ते हो उसमें हमें देखने को ये मिलता है कि यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट को अलग अलग कैटेगरी बना दी है, ईस्टर्न घाट की अलग कैटेगरी बना दी है, लेकिन ये सब कुछ इसी के अंतर्गत आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा काम चल जाएगा। तो सबसे पहला पार्ट है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, नॉर्थ का जो माउंटेनियस रीजन है उससे शुरुआत करते हैं। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये जम्मू कश्मीर कौन सा, पीओके वाला भी, वहां से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, कंटिन्यूस। अविच्छिन्न का मतलब है यहाँ कंटिन्यूस है, कहीं ऐसा नहीं कि वो जो रेंज है पर्वत की या माउंटेन की वो समाप्त हो जाती है। अब इसमें भी एक फैक्ट ये मिल जाता है कि पूर्व की ओर इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 200 किलोमीटर है, और पश्चिम में 500 किलोमीटर है। तो ये इसका आंसर कैसे मिलता है, यानी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पूर्व में जो हिमालय है उसकी चौड़ाई कम है, यानी सकरा है, और पश्चिम वाला जो हिमालय है उसकी चौड़ाई कैसी है, ज्यादा है, यानी वो ब्रॉड है। तो जब हिमालय बना तो जो पेंजिया महाद्वीप हुआ करता था ना, तो उससे जो प्लेट टकराई उसकी टक्कर कितनी हैवी रही, उसका दबाव कितना पड़ा, उसके हिसाब से ये बना। उसको मैं अलग से आपको एक दिन बता दूंगा। तो इस मैप में आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, कलरफुल नहीं है तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, लेकिन कलरफुल से ज़्यादा ये हेल्प करेगा। यहाँ हमें देखने को मिलता है ये पूरी जो लाइन है, ये एक ब्लैक स्पॉट सा रखा है, इसे क्या बोलते हैं, पामीर नॉट, यानी पामीर की गांठ या पामीर की ग्रंथि। गांठ से मतलब है जैसे धागे ले लें अलग अलग और उनको हम एक सिरे पर जोड़ना चाहें तो उन सबके बीच में गांठ लगा देते हैं। अब एक धागा इधर निकला, एक धागा उधर निकला है, वैसे ही हमें यहाँ पामीर की नॉट से ये पता चलता है कि एक तरफ है हिंदुकुश पर्वत, दूसरी तरफ एक माउंटेन निकली है रेंज जिसे कुनलुन पर्वत या कुनलुन माउंटेन कहते हैं, जो चीन में चला जाता है। यहीं से हमें दिखाई देता है काराकोरम सीरीज भी दिखाई देती है ना। अब हम यहाँ पर भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे हिमालय, तो हिमालय में 3 भाग, एक ग्रेटर हिमालय ले लेंगे, उस ग्रेटर हिमालय के बाद फिर लेसर हिमालय आ जाएगा, और तीसरा हिमालय जो होगा वो क्या होगा, शिवालिक हिमालय के नाम से या आउटर हिमालय के नाम से जाना जाएगा, है ना। तो अब इसी पॉइंट पर हम आगे बढ़ जाते हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो है, तो ये जो पर्वतीय प्रदेश जिसका मैंने आपको कारण बताया कि पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है लेकिन हाइट ज्यादा है, और पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज्यादा है लेकिन हाइट कम है, तो कारण यही था कि पूर्व की तरफ जो था वो जो फोर्स था वो फोर्स ज्यादा पुश कर रहा था, यानी ज्यादा दबाव डाल रहा था। तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन जो प्लेट है दोनों टकराई, तो ये वाला भाग ज्यादा अंदर तक सबडक्ट हो गया या अंदर घुस गया, तो उधर जो ऊंची चोटियां हमें मिलती है। तो ऊंची चोटियां आप देखोगे कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हो गई, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो भारतीय अधिकार क्षेत्र में है कंचनजंगा, ये सब कहाँ आती है, ये सब पूर्वी हिमालय में आती है ना। तो इसके पीछे यही लॉजिक है, यही रीजन है। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था अलग से उसकी थ्योरी पर हम एक दिन डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में ये समझ लो कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो रहता है वो ये मान के चलता है कि पृथ्वी के ऊपर 7 बड़ी प्लेटें और 100 से अधिक छोटी प्लेटें हैं। ये प्लेटें फ्लोट करती हैं, तो इनमें टक्कर होने की वजह से ऐसा हुआ था। पहले आज जितने भी महाद्वीप हैं वो सारे के सारे महाद्वीप मिलकर के एक ही महाद्वीप होते थे, उनको बोलते थे पेंजिया, और उनके चारों तरफ एक बड़ा महासागर होता था जिसका नाम था पेंथालासा। फिर इसमें क्या हुआ, पेंजिया में विभाजन हो गया, यानी समझने के लिए ये पेंजिया है, इसमें एक डिवीजन हो गया, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ की ओर चला गया, नीचे वाला हिस्सा जो है साउथ की ओर चला गया, बीच वाला भाग जो खाली हुआ वहां पर एक नया समुद्र, नया सागर आ गया, उस सागर को बोलते थे टेथीस सी। अब इस टेथीस सी से जियो सिंक्लाइन कहते हैं, भूगोल में आने वाला एक टर्म है, आगे समझेंगे। इसमें कई सारी चीजें आकर के समय के अनुसार उसमें जमा होने लगे सेडिमेंट्स, और इसमें फिर क्या होता है कि ये जो प्लेट ऊपर गई थी, इंडियन वाला हिस्सा जो नीचे चला गया था, वहां से प्लेट निकल करके ऊपर की ओर जाती है और यूरेशियाई प्लेट जिसे अंगारा लैंड भी बोलते थे उससे टक्कर होती है। तो पूर्वी वाले भाग में फोर्स ज्यादा होने की वजह से वो चौड़ाई कम रह गई, ऊंचाई ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है,
हिमालय जो है ये कैसे माउंटेन्स में माना जाता है, तो ये फोल्डेड माउंटेन्स का उदाहरण है। फोल्डेड यानी जिन्हें कहते हैं वलयदार पर्वत। वलयदार पर्वत ऐसे समझ लो कि जैसे आप एक टेबल क्लॉथ ले लो, कोई कपड़ा ले लो, टेबल पर रखो, उसे दोनों तरफ खिसकाने की कोशिश करो तो कपड़ा बीच में से ऊपर उठेगा, लेकिन लंबा चौड़ा है तो बीच में वो थोड़ा जिगजैग टाइप का हो जाएगा ना, तो वो क्या है, उसी को वलयदार पर्वत के नाम से जानते हैं, फोल्डेड माउंटेन्स के रूप में जानते हैं। तो ये सबसे बाद में बनने वाला स्ट्रक्चर है बड़े तौर पर। तो ये क्या है, ये नवीनतम मोड़दार पर्वत या न्यूली फोल्डेड माउंटेन्स के रूप में भी जाने जाते हैं। तो हिमालय के फॉर्मेशन को लेकर के अलग से हम पढ़ लेंगे। यहाँ हम फोकस करेंगे कि भारत का जो उत्तर में पर्वत श्रृंखला है हिमालय, उसके 3 भाग, उन तीनों की प्रमुख विशेषताएं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा जाता है। वो कौन कौन से 3 पार्ट हैं? पहला आ गया हिमालय पर्वतीय प्रदेश। दूसरा कौन सा आ जाएगा? दूसरे को बोलते हैं ट्रांस हिमालय। तीसरा कौन सा आता है? तो तीसरे को कहते हैं पूर्वांचल की पहाड़ी। हम यहाँ इस हिमालय की भी बात करेंगे, ये 3 भागों में बटेगा। ट्रांस हिमालय को भी देखेंगे जिसमें जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, सिरेज आएगी, थोड़ी सी जानकारी लेंगे, और पूर्वांचल यानी नॉर्थ ईस्ट में पाई जाने वाली पहाड़ियों पर भी विस्तृत चर्चा करें। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश जो 3 भागों में बटा है वो कौन कौन से नाम है? तो सबसे पहला आता है जैसे कहते हैं ग्रेटर हिमालय, दूसरा नाम है इसका बृहद हिमालय, या इसी को बोलते हैं आंतरिक हिमालय। ठीक है ना। सेकंड नंबर का वर्गीकरण है उसे बोलते हैं लघु हिमालय, या इसी को बोलते हैं लेसर हिमालय। कुछ जगहों पर इसे मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है ना। इसे हिमाचल श्रेणी के रूप में भी यहाँ लिख सकते हैं। और तीसरा आता है जिसे बोलते हैं आउटर हिमालय यानी बाह्य हिमालय, या इसे बोलते हैं शिवालिक सीरीज, शिवालिक श्रेणी, इसी को उप हिमालय भी कह देते हैं। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे इस बृहद हिमालय पर, उसके बाद लघु हिमालय पर, और उसके बाद शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालय इसी को हिमाद्री कहते हैं। हिमाद्री हिंदी भाषा का शब्द है। अगर इसके अर्थ को हम समझें तो हिमाद्री का मतलब होता है हिम से आदृत, यानी ऐसे भी कह लो कि बर्फ से घिरा हुआ। यानी ये मुख्य हिमालय है जो वर्ष के 365 दिन बर्फ से क्या रहता है, घिरा हुआ रहता है ना। एक पॉइंट तो इसका ये हो गया। यहाँ पर बर्फ की मोटी लेयर रहती है। हाल फिलहाल में कुछ वर्षों तक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट रहे तो धीरे धीरे ये भी समाप्त हो जाएगी। ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये सिंधु नदी, अभी मैप में बताएंगे, सिंधु नदी का गॉर्ज एक संरचना होती है, नदियों के द्वारा बनाई जाती है, गहरी चौड़ी घाटी, उसे गॉर्ज बोलते हैं। यानी ये पीओके वहां से स्टार्ट करेंगे और कहां पर जाकर के समाप्त हो रहा है? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला हुआ है। तो चलो इसको तुरंत मैप में देख लेते हैं, है ना। तो ये जो ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय आप देखोगे यहां से शुरू कर रहे हैं, है ना। ये मैं इसको रेड कलर से ओवरलेप कर रहा हूं, अगर आप पेन देख पा रहे हैं तो, है ना। ये पूरा का पूरा कंटिन्यूस चलते हुए ये कहाँ तक जा रहा है? ये वाला हिस्सा जो है अरुणाचल प्रदेश, है ना। ये सांगपो नदी जो है, सांगपो नदी तिब्बत में पहले बहती है, तब उसे सांगपो कहते हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश में ये एकदम से टर्न लेकर के एंटर करती है, तब जा करके यहाँ ये दिहांग के नाम से जानी जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो ये यहाँ ईस्ट में इसका अंतिम पॉइंट हो गया ग्रेटर हिमालय का। और सिंधु नदी जो है, वो सिंधु नदी भी यहाँ से होकर के आती है, और जहाँ ये पाकिस्तान में एक मतलब मिलने से पहले जो गॉर्ज बनाती है, वहां तक ये कंटिन्यूस फैला हुआ। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालय के बारे में फिर देख लो कि सिंधु नदी के गॉर्ज से शुरू होकर के अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक ये फैला हुआ। ग्रेटर हिमालय की विशेषता एक तो यही हो गई कि वर्ष भर यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। दूसरी विशेषता ये है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां यानी हाईएस्ट पीक जिसे बोलते हैं, वो इसी में पाई जाती हैं, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो, है ना, इसी को सागर माथा भी बोलते हैं, वो इसी में मिलेंगी। चूंकि ये सबसे हिमालय का निर्माण अलग अलग फेज में हुआ था।
तो पहली बार जब इसका दबाव पड़ा तो सबसे ज़्यादा जो दोनों प्लेटें थी उनके बीच में टक्कर होती है, तो बीच वाला भाग ज़्यादा हाइट तक उठा था। इस श्रेणी का ढाल जो है उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर से मतलब सिंधु और सांगपो नदी की ओर। कैसा है? मंद है, स्लो है। यानी ये समझ लो कि अगर हम इस मैप में देखें यहाँ, तो ये ग्रेटर हिमालय का इस तरफ वाला जो ढाल है, यानी नॉर्थ तो यही डायरेक्शन है ना, भारत की ओर तो साउथ हो जाएगा ना, तो इधर जो है यहाँ पर जो है पीक एकदम से खड़ी चढ़ाई नहीं है, यानी धीरे 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 करके कम ढाल है। तो इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं कि उत्तर की ओर इसका ढाल कैसा है? मंद है। लेकिन साउथ की ओर अगर आप देखते हैं तो ये एकदम से खड़ा ढाल होता है। दक्षिण की ओर इसे स्टीप बोल सकते हैं, वो खड़ा ढाल। इस ग्रेटर हिमालय के मध्यवर्ती भाग से यानी बीच वाले भाग से कुछ प्रमुख नदियां निकलती हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी, सबसे पवित्र नदी गंगा हुई, गंगोत्री जो है, यमुना जो उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी इसका ओरिजिन पॉइंट है ना। तो इस हिमालय, ग्रेटर हिमालय को सिंधु नदी ने भी कट किया हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी ने भी कट किया हुआ है, अलकनंदा नदी ने भी कट किया है, क्योंकि हिमालय के बनने के पहले इन नदियों के बहने का रास्ता यही था। बाद में ये क्या हो गया, ये पर्वत श्रृंखला आ गई। यानी ऐसे समझ लो कि कोई नदी पहले इस तरफ फ्लो करती थी, अब बीच में एक कोई दीवार आ जाती है, तो ये नदी क्या करती है, इस दीवार को काट देती है और अपने उसी पुराने रूट पर वो बहना प्रारंभ कर देती है। वैसे ये पर्वत था तो इस नदी को अपना रास्ता चेंज करना चाहिए, लेकिन नदी की अपनी पावर थी, उसे ढाल मिल गया, या सामने आने वाली जो रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, वो पानी में डिजॉल्व हो गई, तो उसने उन्हें काट करके अपना रास्ता बना लिया, है ना। तो वैली बना ली, घाटी बना ली, तो उन्हीं को कहते हैं पूर्ववर्ती घाटी, यानी एंटीसीडेंट वैली। पूछ सकते हैं कि पूर्ववर्ती घाटी किसे कहते हैं या एंटीसीडेंट वैली जो है वो किसे कहते हैं, तो यहाँ पर मैं समझता हूँ आपको ये आ गया होगा। मैप में, एटलस में इनकी लोकेशन बड़े ध्यान से देखना। आपके पास अगर भारत का भौगोलिक मानचित्र है तो उसमें भी हमें देखने को मिलेगा। ग्रेटर हिमालय हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, सिंधु नदी के गॉर्ज से, और ये स्टार्ट होते होते अरुणाचल प्रदेश तक ये जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से शुरू करो इसको, और ये पूरा सबसे ऊपर, यानी जब मैप आप फ्रीली बनाते हैं तो 3 लाइनें क्यों खींचते हैं? पहली ग्रेटर हिमालय, उसके बाद बीच में आती है लेसर हिमालय, और सबसे लास्ट में जो आता है वो शिवालिक हिमालय के रूप में आता है ना। तो ऐसे भी आपके लिए ये हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, इस वाले मैप में थोड़ी पिक्चर और क्लियर आपको दिखाई देगी। जैसे पहले आपको बताया था ना हिंदू कुश पर्वत, तो ये हिंदू कुश पर्वत है, यहाँ पर पामीर नॉट, उसी से एक इधर चीन में चला जाता है कुनलुन माउंटेन, फिर यहीं से हमें ये काराकोरम दिखता है। काराकोरम हिमालय का भाग नहीं है। लद्दाख जो है वो भी हिमालय का भाग नहीं है। जांस्कर जो है, जांस्कर सीरीज, वो भी हिमालय का भाग नहीं है। उसके नीचे स्टार्ट होता है ग्रेटर हिमालय। तो ये जो लाइट कलर आप देखोगे ये ग्रेटर हिमालय, ठीक है, यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, ग्रेटर हिमालय के संबंध में कुछ और पॉइंट, ये तो हम पढ़ चुके हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है। हाइट इसकी कितनी है? तो 8848 मीटर, 8850 मीटर भी लिखा मिलता है। क्योंकि ये 48 मीटर की हाइट पर थी, अब 50 मीटर हो गई, तो कहा जाता है कि हिमालय अभी भी अपनी हाइट को बढ़ा रहा है। यानी दोनों प्लेटें, इंडियन प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट है, वो उनमें दबाव अभी भी हो रहा है। तो दबाव की वजह से धीरे धीरे वो ऊंचाई बढ़ रही है, कुछ सेंटीमीटर, कुछ मिलीमीटर कई सालों में बढ़ती है। तो ये कहा जा रहा है कि 2 मीटर इसकी हाइट बढ़ चुकी है। तो वर्तमान में 8850 मीटर हो चुकी है। अब भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है? तो विश्व की हो गई। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, या इसी को बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। ध्यान रखना, ये जो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है, ये हमारे अधिकार में अभी नहीं है।
है ना। ये कहाँ पर है, काराकोरम में आती है, ये ग्रेटर हिमालय में नहीं है, पीओके में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत है। ये भी आपको मैप में देखने को मिलेगी। भारतीय अधिकार में सबसे ऊंची चोटी जो है वो है कंचनजंगा। ये सिक्किम के पास नेपाल बॉर्डर से ये लगी हुई है, ये भारतीय अधिकार में है आने वाली चोटी। एक बात और यहाँ पर देखने को मिलती है कि अगर हम ये हिमालय की पिक्चर देखें, आगे इसको और मैं क्लियर कर दूंगा, तो इसमें हिमालय को दो भागों में बांट सकते हैं। ये वाला हिमालय जो है इसे पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाएगा, और ये वाला जो हिमालय है इसे हम पश्चिमी हिमालय के नाम से जानेंगे। अगला पॉइंट ये कहता है, या कभी पूछ लिया जाए कि ये बताओ कि आपको जो बर्फ है, यानी हिमालय बर्फ से घिरे हुए पर्वत हैं, तो बर्फ कितनी ऊंचाई पर मिलेगी? ज्यादा ऊंचाई पर जाना पड़ेगा, कहाँ, पूर्व में जाना पड़ेगा ज्यादा हाइट पर, या पश्चिम में आपको ज्यादा हाइट पर जाना पड़ेगा? तो पहली बात, यहाँ पर वो चोटियां भी दिखाई दे रही हैं जिनकी हम बात कर रहे थे ना। ये यहाँ त्रिभुज बना रहता है, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, ठीक। और इसी से लगी हुई है ये कंचनजंगा। ये त्रिभुज बना है, ये किसका है? माउंट एवरेस्ट का। और इसके साइड में लगी हुई है, ये कौन सा है? ये है कंचनजंगा 8586 मीटर। ये भारतीय अधिकार में आती है पूर्वी हिमालय में। तो पूर्वी हिमालय चूंकि ज्यादा हाइट वाला है, और पश्चिमी हिमालय जो है उसकी हाइट उतनी नहीं है, चौड़ाई ज्यादा हो जाती है। यहाँ पर देखोगे चौड़ाई कम हो जाती है। ये है K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये कहाँ आती है? इस जगह आती है, काराकोरम रेंज में आती है। तो ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट ही नहीं है, यानी हिमालय का पार्ट नहीं है, ये तो ट्रांस हिमालय में आएगी। तो ऐसे करके ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न आ सकते हैं, उसको भी आपको ध्यान रखना, सॉल्व करना, ठीक है। 8611 मीटर, तो ये पीओके में हो गई। माउंट एवरेस्ट हमें लोकेट हो गई, कंचनजंगा हमें पता चल गई। ऐसे ही कुछ और छोटी छोटी पीक्स हैं, मतलब छोटी छोटी से मतलब 8-10 पीक्स हैं, उनको आपको लोकेट करना है, जिससे कि आपसे पूछा जाए तो लोकेशन भी बता पाओगे, और उनकी जो हाइट है वो भी आप याद कर लेना, ठीक है। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि कहाँ पर जो हिम रेखा है, यानी बर्फ जो है कम हाइट पर मिलेगी। तो बर्फ जो हमें कम हाइट पर मिलेगी वो कहाँ? पूर्वी हिमालय में। पूर्वी हिमालय इस तरफ हिम रेखा, आइस लाइन, आइस लाइन से मतलब ये समझ लो कि ये माउंटेन है, तो आइस लाइन यानी एक लाइन है, इसके ऊपर बर्फ ही जमी रहेगी, है ना। तो ये तो हो गई पश्चिम हिमालय वाली। दूसरी तरफ हम समझ लेते हैं कि ये पूर्व के हिमालय। तो पूर्व के हिमालय में ये आइस लाइन जो है इसकी तुलना में और कम हाइट पर मिलती है, ठीक। तो पश्चिमी भाग वो है जैसे वहां पर वर्षा कम होती है, पूर्व वाला हिस्सा ऐसा है जहाँ वर्षा भी ज्यादा होती है, मासिन राम हो गया, ये सब आपको पूर्व में दिखाई देते हैं ना। तो ये भी इसके पीछे रीजन है कि ज्यादा नमी मिलेगी, ज्यादा वर्षा मिलेगी, तो आइस लाइन जो है कम हाइट पर देखने को मिलती है। ये प्रमुख चोटियां हैं ग्रेटर हिमालय की, इनको आपको मैप में जाकर के लोकेट करना है। माउंट एवरेस्ट हम देख चुके हैं, 8848 मीटर भी लिख सकते हो। कंचनजंगा हमने देख ली 8598 मीटर। मकालू कहाँ है, इसको लोकेट करना है, 8481 मीटर। धौलागिरी 8172 मीटर। नंगा पर्वत 7817 मीटर। अन्नपूर्णा, नंदा देवी, उसके बाद ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदाकोट, इनको भी आपको मैप में जाकर के लोकेट करना है। अगर आपके रूप में भौगोलिक भारत का मैप लगा हुआ है तो एक हाइलाइटर ले लेना, वहां पर इन सारी चोटियों को हाईलाइट कर देना, तो उठते बैठते आपकी नज़र पड़ेगी, तो काफ़ी हद तक आपको याद रहेगा, है ना। वैसे यहाँ आप देखोगे इस मैप में तो हमें वो चोटियाँ दिखाई देती हैं, ये कंचनजंगा है, ठीक है। यहाँ पर ये वाली चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। इसके बाद साइड में ही लगी है, यहाँ पर मिलती है, ये अन्नपूर्णा है। ये धौलागिरी चोटी हमें दिखाई देती है। और थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर हमें नंदा देवी दिखाई देती है ना। फिर यहाँ पर कैलाश, ये कामेत दिखाई देती है। तो एक क्लियर मैप में आपको ये सब चीजें और ज्यादा क्लियरिटी से दिखेंगी। नेक्स्ट, ग्रेटर हिमालय के बाद देखो, फिर से मैं एक मैप अगर हाथ से ड्रॉ करना चाहूँ थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तीनों प्रकार के हिमालय, मैं उतना अच्छा मैप अभी तो नहीं बना पाता। हालांकि यूपीएससी में मेरा एक ऑप्शनल ज्योग्राफी था, उस समय काफ़ी प्रैक्टिस की थी मैप बनाने की, तब फ्री हैंड बहुत आसानी से मैप बनने लगे थे। अब प्रैक्टिस छूट गई है काफ़ी समय से,
उतने अच्छे मैप अब तो नहीं बन पाते हैं ना, थोड़ा सा समझने की बस कोशिश कर लेना। ग्रेटर हिमालय सबसे नॉर्थ में आएगा, एक कंटिन्यूअस रूप से यहाँ तक फैला हुआ, फिर इससे थोड़ा सा गैप के साथ ही स्टार्ट होता है वो दूसरा हिमालय है जिसे हम बोलते हैं लघु हिमालय, और उसके बाद तीसरा हिमालय आएगा और ये है शिवालिक हिमालय। यहाँ ये तीनों लाइनें ना अरुणाचल प्रदेश साइड में जाकर के बिल्कुल पास पास हो जाएंगी और यहाँ इनके बीच में काफी हमें गैप मिलता है। ठीक, तो हम ग्रेटर हिमालय की विशेषताएं जान चुके, अब उसके बाद नीचे चलते हैं तो वो कौन सा हिमालय है, लघु हिमालय भी बोल सकते हैं इसको, लेसर हिमालय भी बोल सकते हैं। तो इसका एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक है, तो जो ग्रेटर हिमालय था उसकी किस दिशा में आएगा, साउथ में आएगा। ग्रेटर हिमालय की चौड़ाई हमने देखी थी कि पूर्व में कम है, 200 किलोमीटर के आसपास है और पश्चिम में 500 थी, तो इसकी चौड़ाई लगभग हमें 80 से 100 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलती है। इसकी जो हाइट है, औसत ऊंचाई लगभग 4000 मीटर कह सकते हो, इतनी मिलती है। अब लघु हिमालय के बीच में भी कुछ छोटी छोटी और पर्वत श्रृंखलाएं निकली हुई हैं, श्रेणियां निकली हैं, वो भी थोड़ा सा देख लेंगे। जैसे पीर पंजाल श्रेणी हो गई, तो पीर पंजाल ये कहाँ, झेलम और ब्यास नदियों के बीच में है ना। यहाँ पर बनिहाल और पीर पंजाल दो प्रमुख दर्रे हैं। दर्रे यानी ऊंचाई वाले जो पर्वत हैं उसमें वह हिस्सा जिसकी हाइट कम होती है, यानी जहां से हम सड़क या रेल मार्ग का निर्माण भी कर पाते हैं। ठीक है, तो पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी जो है वो अलकनंदा बद्रीनाथ के पास दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट दो और इसमें उप सीरीज देखने को मिलती है, एक नाग टिब्बा देखने को मिलती है और एक महाभारत सीरीज चली जाती है, नेपाल में आ जाती है। नाग टिब्बा जो है ये भारत और नेपाल से लगते हुए बॉर्डर पर देखने को मिलेगी। तो इनको भी क्या कर सकते हो, मैप में लोकेट कर सकते हो। अब एक बात यहाँ पर समझनी है इस पॉइंट को लेकर के कि लघु हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में दो खुली घाटियों का विकास हुआ है। इसका मतलब कैसे मैं आपको समझाऊं, ये मान लो कि ये वाला जो है ये है ग्रेटर हिमालय, ठीक है। अब इसके साथ स्टार्ट हुआ लेसर हिमालय या लघु हिमालय। तो ये लघु हिमालय जो है इस तरीके से है, तो यहाँ पर एक घाटी बनी हुई है, एक घाटी यहाँ पर बनी हुई है, यानी खुली मैदान, यानी ये तो पर्वत श्रृंखला है, ये भी पर्वत श्रृंखला है। तो पर्वतों के बीच में कुछ मैदानी भाग जो बन जाता है उनको हम यहाँ पर वैली या घाटी के नाम से जानते हैं। तो ये वृहद हिमालय और नीचे हो गया लघु हिमालय। तो जो दो घाटियां बनी है वो एक है कश्मीर घाटी, वास्तव में वो पृथ्वी पर स्वर्ग के समान ही है, बहुत ही खूबसूरत है। और दूसरी जो घाटी है नेपाल में आती है, इसे काठमांडू की घाटी के नाम से जानते हैं। तो मुख्य परीक्षा में हाथ से इस तरीके से साइड में छोटे से अगर आप ड्रॉ कर देते हो और लिख देते हो, यहाँ तो मैंने ठीक से नहीं लिखा, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो कभी पूछा जाए कि कश्मीर घाटी या काठमांडू की घाटी का निर्माण कौन से हिमालय के बीच में हुआ है, तो वो वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में आती है। यानी वृहद हिमालय इसके दक्षिण में आएगी और लघु हिमालय के उत्तर में आएगी। ठीक, नेक्स्ट। अब ये जो घाटियां यानी वैली बनती हैं, चूंकि हिमालय है बर्फ से घिरे हुए हैं, तो वहां से बर्फ की मोटी मोटी लेयर धीरे धीरे क्या करती है, चोटियों से खिसकती है, घर्षण करती है। तो घर्षण करने की वजह से अपने साथ बहुत सारी चीजें बहा कर लाती है, फिर वो खत्म हो जाती है। तो उनकी वजह से ये बनी हुई थी और वहीं पर ये झीलों का निर्माण करती है, चाहे डल झील हो, वुलर झील हो, ये सारी की सारी झीलें अभी हैं लेकिन कुछ सालों के बाद समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि सारी झीलें जो माउंटेन में ग्लेशियर के कारण बनी है वो उनको समाप्त होना ही होना है। ठीक, लाहौल स्पीति कुल्लू घाटी जो है ये भी लघु हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में आती है। एक बात और यहाँ पर याद रखनी है कि यहाँ ये है तो हिमालय यानी बर्फ से घिरे हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों में, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर छोटे छोटे घास के मैदान देखने को मिलते हैं। तो यहाँ कश्मीर में इन्हें मर्ग कहा जाता है, इन घास के मैदानों को, ये लघु हिमालय के ढाल पर देखने को मिलते हैं। और उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल के नाम से जानते हैं या प्यार के नाम से जानते हैं। कश्मीर में मर्ग, और ये अच्छे हिल स्टेशन है जैसे सोनमर्ग हो गया, गुलमर्ग हो गया, है ना। तो उस तरीके से भी ये हमें देखने को मिलते हैं।
बुग्याल उत्तराखंड में इसी प्रकार से पाए जाने वाले घास के मैदान हैं। इन्हें हेवन ऑफ पशु चारक, यानी जो पशुओं को चराने वाले कुछ जातियां रहती हैं भेड़ों और बकरियों को, तो उनके लिए स्वर्ग, यानी नेचुरली उनको घास मिलती है, तो ये अपने पशुओं के साथ महीनों के लिए निकल जाते हैं, है ना। तो ये हमें उत्तराखंड में कहाँ देखने को मिलेंगे? चमोली में देखने को मिलेंगे, कुमायूं में देखने को मिलेंगे, और कश्मीर में इन्हीं को मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, ये सब चीजें होती है। बुग्याल और मर्ग में एक जो अंतर है, वो अंतर ये रहता है कि बुग्याल में घास के साथ साथ महत्वपूर्ण कुछ जड़ी बूटियां, फूल पौधे भी, मतलब फूल भी दिखाई देखने को मिलते हैं। लेकिन कश्मीर में जो मर्ग है, यानी जो घास के मैदान है, वहां पर ये जड़ी बूटियां और ये सब नहीं होंगी। वहां तो ऐसा लगेगा कि किसी ने आर्टिफिशियल वो घास को बिछा दिया। ठीक है, एक कोई पिक्चर होगी तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो पशु चारक जो रहते हैं अपने भेड़ बकरियों को लेकर के, गद्दी नामक एक जनजाति भी रहती है, वो चलते हैं, वो उनके साथ 500 हजार ये भेड़ें रहती हैं। वो उनको रास्ते में बेचते भी जाते हैं, उनके बच्चे भी होते जाते हैं, तो चलता रहता है। जब ग्रीष्म ऋतु रहती है तो ये क्या करते हैं, पहाड़ों की ओर यानी ऊंचाई की ओर ट्रेवल करते हैं, और जब विंटर आता है तो फिर वो पहाड़ों से नीचे की ओर भी उतरते हैं। तो गुलमर्ग जो है शीतकालीन खेलों के केंद्र के रूप में, यानी यहाँ पर विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज होती है। ठीक, तो शिमला हुआ, मसूरी हुआ, चक्राता, नैनीताल, ये सारे के सारे वो स्थान हैं जो आज पर्यटक टूरिस्ट के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय के ढालों पर बनने वाले घास के मैदान, विंटर में इन्हीं घास के मैदानों के ऊपर कई फीट ऊंची बर्फ जमा हो जाती है, तो वहां पर फिर विंटर स्पोर्ट्स भी होते हैं, जैसे स्कीइंग हो गया, ये सारी चीजें चलती रहती है। 2 हिमालय खत्म हो गए। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा डिटेल मैंने किया नहीं। मुख्य परीक्षा के लिए और ज़्यादा हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ता, इनकी भी कुछ सीरीज होती हैं, उनको भी देखना पड़ता, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि इतने के अंदर हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो समाप्त हो जाएंगे। इसको आगे बढ़ने से पहले जो भी लोग देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर कर सकते हैं चाहे तो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बाकी वो जो बोलते हैं ना कि बेल आइकन दबा दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो दबा दीजिए अगर आपको लगता है। नेक्स्ट है तीसरा पार्ट, जिसे शिवालिक हिमालय या आउटर हिमालय भी कहते हैं। तो ये कहाँ आएगा? ग्रेटर हिमालय के साउथ में था लघु हिमालय के साउथ में आ जाएगा शिवालिक हिमालय। यानी इन सबकी संरचना ऐसी ही तो है, पहले ग्रेटर हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, और सबसे बाद में जो आएगा ये थोड़ा बहुत बीच बीच में ब्रेकडाउन भी इसका हो चुका है, शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक सीरीज लघु हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है, लोकेटेड है। इसका विस्तार कहाँ से शुरू करेंगे? तो ये पंजाब के पोटवार बेसिन से शुरू होकर के और ये कोसी नदी तक। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अभी स्थिति उसने बिहार में खराब कर रखी है। कोसी नदी जो है वो अपना रास्ता बदलती रहती है कुछ सालों के बाद, इस वजह से विनाशकारी बाढ़ें भी यहाँ पर आती है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में इस हिमालय की चौड़ाई ज्यादा है, यानी कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब से मतलब है पश्चिम दिशा में ये अधिक चौड़ा है, लेकिन पूर्व में इसकी चौड़ाई बहुत कम हो जाती है। लगभग यह 15 से लेकर 50 किलोमीटर की चौड़ाई तक ही रह जाता है शिवालिक हिमालय। हिमालय विश्व की सबसे नवीनतम संरचना है, फोल्डेड माउंटेन्स में, वलयदार पर्वतों में। उस हिमालय के अंदर भी अगर सबसे बाद में जो हिमालय बना वो शिवालिक हिमालय बना। पहले ग्रेटर हिमालय बन गया, देन दूसरा लेसर हिमालय बन गया, और उसके बाद सबसे लास्ट में बनता है शिवालिक हिमालय। उसकी हाइट भी कम है उन दोनों के कंपैरिजन में, 600 से 1500 मीटर की ऊंचाई यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक, अभी हमने देखा था कि ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय के बीच में 2 खुली घाटियां बनी थी, एक कश्मीर घाटी थी और एक काठमांडू की घाटी थी। एक मैप से मैंने आपको बताया था ना, फिर से बना देता हूँ। मैंने बताया था कि ये क्या है, ये ग्रेटर हिमालय हो गया, और ये क्या है, ये लघु हिमालय हो गया। तो इधर जो घाटी बनी थी उसे काठमांडू की घाटी कह रहे थे, इधर जो घाटी बनी थी वो कश्मीर की घाटी थी। वैसे ही अब ये लघु हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में भी वैलीज बनती हैं, घाटियां बनती हैं, तो उन्हें पश्चिम में क्या नाम देते हैं? दून। याद रखना ये। अभी हमने मर्ग
और बुग्याल को समझाता। मर्ग यानी कश्मीर में पाए जाने वाले लघु हिमालय के ढाल पर घास के मैदानों को कहते हैं। बुग्याल जो है उत्तराखंड में पाए जाने वाले घास के मैदानों को कहते हैं। अब ये मैटर किससे है, ये शिवालिक की बात करते हैं। तो यहाँ पश्चिम में जो घाटियां हैं उन्हें दून कहते हैं, जैसे देहरादून है ना, पटली दून, और पूर्व में इन्हें द्वार के नाम से जानते हैं, हरिद्वार हो गया। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं। ऐसे आप देखोगे अलग अलग स्टेट के जो एग्जाम है तो उसमें हमें ये पूरा का पूरा देखने को मिल जाता है। इंग्लिश मीडियम वालों को लेकर के मैं अलग से बना दूंगा क्लास, यही सारे फैक्ट हैं। यानी शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई जो है मैंने आपको 600 से 1500 मीटर बताई थी। कई जगह क्या होता है कि किसी ने 1100 लिख दिए, किसी ने 900 लिख दिया। अब इसका स्टैंडर्ड क्या होगा, स्टैंडर्ड हमारे लिए एनसीईआरटी की किताब में जो दिया गया है वो हो जाता है। चौड़ाई की बात कर रहे थे तो 10 से 50 किलोमीटर ये पूर्व दिशा में हो जाती है, पश्चिम में थोड़ी चौड़ाई इसकी ज़्यादा हो जाती है ना। और ये हिमालय सतत नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, ये बीच बीच में क्या है, जगह जगह टूट गया है। बीच बीच में ये नदियां जब वहां से आती हैं, जैसे नेपाल से कई सारी नदियां आती हैं हिमालय से, उन नदियों ने बीच में इसको काट दिया गया है ना। ठीक, तो पूर्व में जो ये वैली बनती हैं उन्हें क्या कहा जा रहा था, दून, देहरादून हो गया। और पश्चिम में इनको क्या कहा जा रहा था, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ, पश्चिम में दून कहते हैं और पूर्व में इनको हरिद्वार कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट मैप में आप देखो तो ये माइक्रोस्कोपिक थोड़ा इनकी स्टडी जरूर करना। यहाँ पर हमें देखने को मिलती है ये हिंदू कुश पर्वत, पामीर की नॉट या गांठ, ये कुनलुन पर्वत चीन में चला जाता है। फिर इसके नीचे हमें दिखाई देता है ये काराकोरम पर्वत। इसका नाम काराकोरम, इसका वास्तव में कलर ब्लैक है जो रॉक पाई जाती है। फिर हमें यहाँ देखने को ये लद्दाख सीरीज मिलती है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर हमें देखने को दिखाई देता है जास्कर जो सीरीज है या जंस्कार सीरीज देखने को मिलती है। तो मैप को थोड़ा देखोगे आपको सब मिल जाएगा, और ज्योग्राफी पढ़ते हो तो मैप तो आपको देखना ही चाहिए। हिमालय ये 3 भागों में वर्गीकरण तो हो चुका, ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिमालय को एक और वर्गीकरण करते हैं जिसमें पश्चिम हिमालय और दूसरा होता है पूर्वी हिमालय। तो पूर्वी हिमालय नॉर्थ ईस्ट में और पश्चिम हिमालय, ये दोनों में अंतर भी आपको बताया था कि पश्चिम हिमालय कम ऊंचाई वाला है, पूर्वी हिमालय अधिक ऊंचाई वाला है। पश्चिम हिमालय में हिम लाइन आयुष रेखा जो है ज़्यादा हाइट पर मिलती है, पूर्वी हिमालय में कम हाइट पर मिलती है। कारण है यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, ये इसके कंपैरेटिवली कैसा होता है, शुष्क होता है, ड्राई होता है। अब ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय जो है ये हिमालय का पार्ट नहीं है, हिमालय के बनने के पहले ये था। ये इसकी लोकेशन क्या होगी, तो ये ग्रेटर हिमालय या जैसे महान हिमालय आप बोलते हो, इसके ये नॉर्थ में होगा। इसी में अभी हमने सीरीज देखी थी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, यानी जो मानसरोवर कैलाश, ये सब इसी में आती है। काराकोरम सीरीज को ही क्या कहते हैं, बैकबोन ऑफ हाई एशिया भी कहा जाता है, ये भी पूछ सकते हैं। और यहीं पर जो चोटियां मिलती हैं उसमें महत्वपूर्ण है K2 ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, पीओके में आती है। हिडन पीक, ब्रॉड पीक, गाशेर ब्रूम, इस नाम से ये चोटियां यहाँ पर मिलती हैं। सिंधु नदी जो है जास्कर और लद्दाख के बीच में बहती है और लद्दाख श्रेणी के बुंजी नामक स्थान पर काट करके ये भारत में सबसे गहरा गॉर्ज यानी खड्ड बनाती है। तो ये आप मैप में, इसमें नदी के मैप में हालांकि अलग से बताऊंगा, देख सकते हो। सिंधु नदी जो है ये भी कहीं यहाँ से कहीं निकलती है और यहाँ पर ये गॉर्ज बनाती है। मैप, नदियों वाले मैप में आपको ये क्लियर पिक्चर हो जाएगी, तो तब तक के लिए वेट कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट। अब आते हैं हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन। मुख्य परीक्षा में तो ये क्वेश्चन आता ही आता है कि हिमालय के क्षेत्रीय विभाजन को शॉर्ट में समझाइए। 3 नंबर में भी पूछ लेते हैं, क्षेत्रीय विभाजन लिखिए, तो 3 नंबर में 2 लाइनों में लिखा जा सकता है। क्षेत्रीय विभाजन से मतलब ये है कि हिमालय का वर्गीकरण कुछ इस ढंग से किया गया। अभी हमने हिमालय को बांटा था ग्रेटर हिमालय यानी ऊपर ग्रेटर हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। यहाँ पर हिमालय को इस तरीके का जो वर्गीकरण है, यानी ये इंडस नदी और यहाँ दूसरी आती है सतलज नदी। तो इंडस से शुरू करो
और सतलज नदी पर समाप्त कर दो। इसे पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। इसको कश्मीर हिमालय नाम भी दिया जाता है। ठीक, फिर ये सतलज नदी से शुरू करो और ये कहाँ तक जाता है, ये काली नदी आता है। तो इतना वाला रीजन है, इसे कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। फिर काली नदी से शुरू करो और समाप्त हो जाएगा ये तिस्ता नदी तक, इसे नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और तिस्ता नदी से लेकर के ये ब्रह्मपुत्र वाला एरिया जो है, ये असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो अगर मुख्य परीक्षा की बात करें, 2 लाइन का प्रश्न है, तो विभाजन में आपको सिर्फ नाम लिखना है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, उसके पूरे नंबर देने ही पड़ेंगे, है ना। तो नदियों के हिसाब से ही इसको वर्गीकृत किया गया, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, सिंधु नदी से सतलज, कुमायूं हिमालय सतलज से काली, इसी को सरयू नदी भी कहते हैं, नेपाल हिमालय सरयू नदी से तिस्ता, और असम हिमालय तिस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ तक आएगा। छोटे छोटे इनके भी कुछ फैक्ट हैं, जल्दी से वो भी देख लेते हैं। जैसे कश्मीर हिमालय, अब कश्मीर हिमालय जम्मू कश्मीर भी आ जाता है, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से आते हैं, सारे तो इसमें नहीं आते। इस कश्मीर हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आ जाती हैं, तो वो पर्वत श्रेणियां, चूंकि ये कैसा है, ऊर्ध्वाधर विभाजन है, वर्टिकल, तो इसमें जंस्कार है जो हिमालय का पार्ट नहीं थी, है ना, काराकोरम थी वो भी नहीं थी, लेकिन उस रेंज में आती है, यानी उस एक सीधे वर्टिकल लाइन में आ जाती हैं, तो ये पर्वत श्रेणियां इसके अंतर्गत आ जाती हैं। और भी फैक्ट हो सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए इससे ज्यादा पर न जाए, आपका इंटरेस्ट है तो फैक्ट तो बहुत सारे लिखे हुए हैं। अब आते हैं कुमायूं हिमालय, तो कुमायूं हिमालय लोकेशन वही है, सतलज और काली नदी के बीच में आता है। नेक्स्ट नंदा देवी, इसमें पर्वत श्रेणियां अगर हम देखें, नंदा देवी, त्रिशूल, केदारनाथ, है ना, कामेत, बद्रीनाथ, ये कुछ महत्वपूर्ण चोटियां इसमें मिलती है। इसी को कुमायूं हिमालय को गहड़वाल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। कुमायूं उत्तराखंड, गहड़वाल उस रीजन में होने की वजह से कह देते हैं। ठीक है, ये कश्मीर हिमालय की तुलना में इसकी हाइट जो है ज्यादा होती है। तो नैनीताल हुआ, रानीखेत हो गया, अल्मोड़ा जो हो गए, ये उत्तराखंड में पाए जाने वाले प्रमुख क्या है, हिल स्टेशन। तीसरा वर्गीकरण नेपाल हिमालय, काली नदी से शुरू होता है, तीस्ता नदी तक चलेगा, है ना। इसमें प्रमुख चोटियों में माउंट एवरेस्ट आ जाएगी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, कंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊंची चोटी, धौलागिरी, ये सब आ जाते हैं। काठमांडू जो वैली बताई थी वो इसी के अंतर्गत आती है। लास्ट में है असम हिमालय, तो ये तिस्ता नदी से शुरू करेंगे और ब्रह्मपुत्र नदी तक चला जाएगा। असम अरुणाचल प्रदेश जो भारत के राज्य हैं वहां पर ये आ जाता है। इसकी हाइट कैसी हो जाती है, नेपाल हिमालय की तुलना में कम हो जाती है। नामचा बरवा इस क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा ये केंगटो, निएगी, कांगसंग, ग्यालापेरी, ये भी कुछ प्रमुख चोटियां हैं। तो मैप में हो सके तो इनकी लोकेशन जरूर देख लेना। ठीक, तो ये हिमालय का जो क्षेत्रीय विभाजन था या वर्टिकल विभाजन था वो समाप्त हो गया। उत्तर की पर्वत श्रृंखलाओं के अंतर्गत जो हमें पढ़ना था, यानी कि हिमालय के तीनों भाग, ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, इनके साथ साथ ट्रांस हिमालय, और फिर इनका जो क्षेत्रीय विभाजन था वो। अब उत्तर में ही पूर्वांचल की पहाड़ियां बसती हैं, तो ये पूर्वांचल की पहाड़ियां विशेष रूप से आप ध्यान देना, इनसे मुझे लगता है कि प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर जो प्रमुख छोटी छोटी पहाड़ियां हैं उनको किस राज्य में है, थोड़ा ठीक से समझने की कोशिश करना। यहाँ आपके सामने ये मैप है, इसमें वो सारी पहाड़ियां बड़ी आसानी से आपको दिखाई जा सकती है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले ये एक पहाड़ी बनी हुई है, ये इसे डफला हिल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरी पहाड़ी इसके ठीक ऊपर बनी हुई है, इसे मिरी पहाड़ी या मिरी हिल्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इसके और ऊपर चलो जाओ, ये अबोर पहाड़ी आ जाती है। उसके बाद फिर यहाँ इस पर जाएंगे, ये मिसमी पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। फिर यहाँ पर एक ये बड़ी सी पहाड़ी जो है अरुणाचल प्रदेश और इससे मिलती हुई है, इसे पटकाई बुम हिल्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद फिर नीचे चले जाओ तो ये नागा पहाड़ी नागालैंड में आ जाती है। और उसके बाद ये चली जाओ, ये मणिपुर पहाड़ी जो मणिपुर में आ जाती है। मणिपुर अभी काफ़ी लंबे समय से अशांत है, वहाँ पर कई लोगों की हत्या की जा चुकी है।
मैतेई और कुकी जो दो जातियां हैं उनको लेकर संघर्ष चल रहा है। भारत में एक दल की सरकार होने के बाद, केंद्र में एक स्थायी सरकार होने के बाद, इस कार्यकाल को छोड़ दें तो पिछले 2 कार्यकाल पूर्ण बहुमत वाले थे, लेकिन मणिपुर पर अगर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। उसके बाद नीचे चलेंगे, ये वाली जो पहाड़ी है ये मिजोरम में आती है, इसे मिजो पहाड़ी के नाम से जानते हैं। त्रिपुरा में ये पहाड़ी है, इसे त्रिपुरा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पहाड़ी है ये, इसका नाम है बरेल हिल्स या बरेल पहाड़ी, और इसके बाद ठीक इसके ऊपर आती है ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे, इसे कहते हैं मिकिर पहाड़ी। और 3 जो पहाड़ियां हैं मिजोरम में वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो ये है, इनका नाम है गारो, ये खासी और इसके बाद जयंतिया। ये गारो, खासी, जयंतिया, इस नाम से यहाँ पर जनजातियां भी पाई जाती हैं और इस नाम से ये पहाड़ियां भी हैं। और इन पहाड़ियों की विशेषता ये है कि यहाँ विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ये पहाड़ियां इस तरीके से फैली हुई हैं, ये कुछ ऐसी संरचना बना देती हैं कि जैसे किसी ने उल्टा फनल या कीप रख दिया हो। कीप समझते हो, मिट्टी के तेल या पेट्रोल भरने के लिए होता है ना, ऊपर का मुंह तो चौड़ा होता है और नीचे इसको बोतल में रख सकते हैं ना। तो ये पहाड़ियां, ये समझ लो कि ये उल्टी संरचना है। तो जब मानसून आता है, मानसूनी हवाएं हमारे यहाँ इस तरीके से चलती है, तो मानसूनी जो हवाएं रहती हैं, यानी वो है हवा जिसके साथ ह्यूमिडिटी है, नमी है, इन पहाड़ियों में ये रोल होकर के यानी और पास हो जाते हैं। पास होने की वजह से संघनन होने लगता है, कंडेंसेशन, और वह कंडेंसेशन वो एक ऐसी संरचना बन जाती है, मासिनराम, चेरापूंजी वाला भाग, सबसे ज्यादा वहीं वर्षा होती है विश्व में। तो ये जो आपको 14 पहाड़ियां नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलती हैं, इनकी लोकेशन, कुछ पहाड़ियां तो राज्य के नाम पर ही हैं, जैसे मिजो पहाड़ी कहाँ होगी, मिजोरम में होगी, नागा पहाड़ी कहाँ होगी, नागालैंड में होगी, त्रिपुरा पहाड़ी त्रिपुरा में होगी, वो तो याद होना आसान है। लेकिन ऐसी पहाड़ियां जो राज्य के नाम पर नहीं है, डफला हिल्स हुई, मिरी हुई, अबोर हुई, बरेल हुई, उनकी लोकेशन जरूर देख लेना। ये आपके लिए थोड़ा सा हार्डवर्क है, लेकिन यही आपको अच्छे रिजल्ट भी दिलाएगा। तो आज के लिए इतनी पहाड़ियां काफ़ी हो जाती है। इसके बाद अगले जो लेक्चर में हम इसके आगे के पॉइंट को लेके चलेंगे। तो लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हो। फेसबुक पर जा कर के जो एक पेज बना हुआ है और एक ग्रुप है, दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम हुआ, टेलीग्राम हुआ, वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाते हैं। दूसरा, इस वेबसाइट पर जाकर के भी आप बहुत सी चीज़ें अपडेट प्राप्त कर सकते हो। कुछ नोट्स हैं PDF जिनका आपको फ्री में अवेलेबल हो जाता है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके जाइए, नहीं आता है तो डिसलाइक करके जाइए, ऐसे मत चले जाइए। तो थैंक यू एंड टेक